Good morning. Very good morning. गुड मॉर्निंग मीनू। गुड मॉर्निंग आंटी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग Very भाई। good तुम morning. लोगों की आवाज सुन के तो बहुत ही खुश हो जाती हूँ आंटी और हम आपकी आवाज सुन के। गुड चलिए मॉर्निंग और दी। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कल की प्रैक्टिस कैसी रही? मेडिटेशन का एक्सपीरियंस कैसा रहा? गुड़ का स्वाद ना खाने वाले को ही पता चलता है भाई, बताने से तो कुछ मीठा मीठा तो सहरा ही लग रहा है। खुमारी चढ़ी हुई है लग रहा है अभी तक सब पर ध्यान की। रियली 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 हाँ, गृहस्थ सन्यासी बना दिया आपने। कल ओशो का आया हुआ था कि बाहर जाके सन्यास में कुछ नहीं रखा है, गृहस्थ सन्यासी हो गए। तो वो मीनू ने कर दिया भाई। पहले तो भागते थे आश्रम में, अब तो सारा ही घर लगने लगा है। भाई हमने जैसे कल जब सेशन खत्म हो रहा था तब मैं यही कि भाई कल बैठे बैठे ना जैसे ओशो की एक लाइन कानों में पड़ी, लेक्चर चल रहा था कि भाई अगर आप किसी में संत ढूंढ पाते हो, आप किसी को गुरु मानने के लायक ढूंढ पाते हो कि हाँ ये जो है ये संत हैं, इन्हें मैं गुरु बना लूं, तो जैसे ही उस मोमेंट आपको ये ख्याल आया ना मन में, तो आप समझो कि आप खुद ही उसी क्षण जो है संत हो गए हो। क्योंकि जब तक अपने भीतर नहीं होता ना संत, तब तक आप बाहर भी नहीं ढूंढ सकते। आप बाहर किसी को इस लायक समझोगे ही नहीं कि वो इंसान इतना महान है कि आप उसे गुरु बना लो। तो ओशो यही कहते हैं भाई कुछ भी ढूंढना है ना, सबसे बड़ा दुख ढूंढना है, सबसे बड़ा सुख ढूंढना है, खुशी ढूंढनी है, गुरु ढूंढना है, वो सब सबसे पहले अपने अंदर ही हमें नजर आता है। अंदर नजर आता है तभी हमारी नजरें उसे बाहर देख पाती हैं। ओशो का तो कोई मुकाबला ही नहीं। उनकी तो हाँ जितनी ऐसे। रीडिंग करो तो उतना ही गहरे उतरते हो अपना, बस टाइम चाहिए उनको समझने का। और उसका ही वाज रियली नहीं, मैग्निफिसेंट। बस पढ़ते जाओ सुनते जाओ, अपने आप समझ में आ जाएगा। ओशो टाइम भी नहीं मांगते हैं, वो नो कहते नो हैं नो सिर्फ। नो, बिल्कुल। तो अच्छा है, जितना ज्यादा इन सब चीजों को देखेंगे पढ़ेंगे सुनेंगे उतनी ज्यादा लाइफ और हमारी सुंदर रहेगी। तो कल का जैसे हमारा मेडिटेशन का जैसे सेशन था, तो बाद में जैसे स्वामी जी से आचार्य जी से जैसे बात हुई, तो उन्होंने जो कल हमें टेक्निक बताई है कि नमस्कार प्रणाम और नमस्कार की जो उन्होंने एक्सरसाइज करवाई वो, और बाद में जो बीज एक्सरसाइज जो सांस के साथ उन्होंने हमें बताई थी, कि अगर रूटीन में हम इन्हें करते हैं 2-2 मिनट के लिए भी, तो हमारी ये जो सारी प्रैक्टिस है, जो मैजिक बुक की रीडिंग है, सारी ये मैनिफेस्टेशन की है बेसिकली, कि कैसे हम मैनिफेस्ट करें, अपने आप को संकल्प करें ताकि उन करने की शक्ति को और बढ़ा सके। तो वो कैसे बढ़ेगी? डेली डेली कहते सिर्फ 2 एक्सरसाइज कर लो आप, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर जो ये इच्छा शक्ति है ना कि भाई हाँ मैंने ठान लिया ये करना है, तो कहते हैं वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी ना कि आपको फील होने लगेगा। और लगातार 21 दिन तक करना है। जैसे हमने देखो बात की थी कि अपनी एफर्मेशन हमें लिखनी है, 21 का उन्होंने कितनी इंपॉर्टेंस है वो सारी, क्योंकि मुझे इतनी डिटेलिंग नहीं मालूम थी, उन्होंने कल सारी समझाई है कि 21 क्यों इम्पोर्टेंट है। हमारे सारे हिंदू शास्त्र कहते हैं कि 21 जो एक गिनती है, काउंटिंग है, उसकी इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस है कि भाई कोई भी दिन हम लोग जैसे खाने पीने में भी कुछ लेते हैं, कोई एक डाइट अपना लेते हैं, को इंटरमीडिएंट फास्टिंग या वो लेते हैं, तो हर एक में 21 दिन का होना चाहिए, क्योंकि उसको करते करते ना वो हमारी लाइफ में रचने बसने लगती हैं चीजें, कि भाई अब आपने इतने दिन कर लिए, अब आप इसी के ही ये चीजें आपके रूटीन में आ गई हैं। तो उन्होंने भी कल यही बताया कि 21 दिन तक अगर ये एक्सरसाइज हम डेली कर लें, तो जो हम सोचते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो कितने सुंदर तरीके से हमारी लाइफ में काम करेगा। क्या करना है? नमस्कार प्रणाम जो एक्सरसाइज है वो, और जो बीज मंत्र वाली जो एक्सरसाइज उन्होंने बताई है कि डीप ब्रीथ लेकर और अपने आप को कैसे हमें बिल्कुल हल्का करना है और उस यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करना है। ये 2 एक्सरसाइज करो और फिर जो भी जैसे उन्होंने करवाया कि भाई कैसे अपने आप को विजुअलाइजेशन में लेकर जाना है, तो ये सब चीजें हेल्प करेंगी। और ये जो हमारी रीडिंग हम इतने दिनों से कर रहे हैं, ये सब चीजें हमारी लाइफ का पार्ट बन जाएंगी विदाउट डूइंग एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स। तो बाकी
बहुत खुश थे कि भाई सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं मेडिटेशन करने में, सबकी लगन बहुत ज़्यादा है, सब लोग इमोशनल बहुत ज़्यादा हैं। उन्हें कल फ़ील हो रहा था वाक़ई में आप लोग जो सब मिलते हो कि भई सब है ना, ऐसे लग रहा था कि एक फैमिली की तरह बैठे हुए हैं, कि सब इमोशनली बहुत कनेक्टेड हैं आपसे एक-दूसरे के साथ। क्योंकि नज़र आती हैं ये सब चीज़ें कि इतने दिन से हम लोग मिल रहे हैं, तो कहीं न कहीं एक कनेक्शन सेट हो जाता है हमारा। बहुत खुश थे, अच्छा फीडबैक उन्होंने भी दिया और जो हमारे पार्टिसिपेंट्स थे बाकी, उनके भी खूब अच्छे फीडबैक आ रहे थे कल। तो अच्छा है, बाकी आप लोगों को कल के लिए कुछ क्वेश्चन पूछना है, कुछ क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं। और हमारी जो कल की प्रैक्टिस थी मैजिक क्यूज ढूंढने की, उसमें कुछ आया समझ में कि कैसे हमारी आंखों के सामने कुछ भी आता है तो उसमें हम अपना जादू कैसे ढूंढ सकते हैं, या फिर उस दिखती हुई चीज को उस मोमेंट में जाके हमने अगर धन्यवाद दिया है तो कैसे उससे रिलेटेड चीज जो है, मतलब कि मोमेंट्स हैं या क्षण हैं, तो उन्हें अपनी लाइफ में हम कैसे अट्रैक्ट कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में। क्योंकि सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो दिया था कि भाई एम्बुलेंस का दिया, हॉस्पिटल का दिया, बैंक का दिया, गुड न्यूज़ के लिए न्यूज़पेपर का उन्होंने दिया, या फोन की घंटी बजती है, किसी से अच्छी बात हम करते हैं, तो सारे एग्जाम्पल्स उसमें आ गए थे। तो होपफुली आप सबने ढूंढा होगा कि हाँ कहाँ क्या नजर आ रहा है, किसको धन्यवाद बोला है, कहाँ जादू दिख रहा है हमें अपनी लाइफ में, कि अगर हम अपनी अच्छी हेल्थ में बैठे हैं, एक स्वस्थ शरीर हम लेकर बैठे हैं, तो वो किस कारण लेकर बैठे हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया भर में इतने बेशुमार, इतने इंटेलिजेंट डॉक्टर्स हमारी लाइफ में हैं, जिनकी बदौलत हम बिल्कुल एक अच्छे शरीर में रह पाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो डॉक्टर्स हमेशा हमारे साथ हैं हमारी मदद करने के लिए। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं कि भाई बट क्यूज जो है वो हमें खुद ही ढूंढने होते हैं अपनी लाइफ में, कि हाँ ये दिख रहा है तो इसमें मुझे क्या रिलेट करके और फिर धन्यवाद अपना देना है या फिर अपनी कृतज्ञता दिखानी है। आपका कुछ एक्सपीरियंस है तो शेयर कर सकते हैं। और जो हमारा आज का जो चैप्टर है वो फिर वही है कि हम फिर से कैसे अपने पास्ट में जाएं। अगर किसी को कुछ भी आइडिया उस चैप्टर के लिए कि हम कैसे पास्ट में जाएं, और हम जिन बातों को, जिन पलों को लगा कर रखते हैं अपने मन से कि हाँ वो हमारा गलती भरा पल था, या उसके लिए गिल्ट होती है हमारे अंदर कि वो काम अच्छा नहीं हुआ, या किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी को हमने मार दिया था, किसी से हमने भला बुरा कह दिया था, या फिर उसने हमें कुछ उल्टा सीधा बोल दिया था, तो उसका गिल्ट हम अपने अंदर बना के रखते हैं, किसी के लिए गुस्सा पाल के रखते हैं। तो उस गिल्ट को, उस नफरत को, उस गुस्से को हम आज कैसे, कि की हुई गलतियों को कैसे वरदान में हम बदलेंगे, ये सारा चैप्टर हमारा आज की रीडिंग का रहेगा। कि हमें लगता तो है कि वो हमारे से गलती हो गई या हमारे लिए किसी ने गलत कर दिया, लेकिन उसके परिणाम कितने बेहतर हुए थे, उनके कितने अच्छे रिजल्ट निकल कर आए, कि किसी ने कुछ बोल दिया था लेकिन वो हमारी लाइफ का एक प्रोग्रेसिव एक स्टेप रहा, कि वहां से उनकी बातों को सुन के हमें इतना बुरा लगा कि हमने वहां से सब छोड़ दिया और उठकर एक नई सीढ़ी पर चढ़ना शुरू हो गए। लेकिन वो नई सीढ़ी ही ऐसी सीढ़ी थी जहां से मेरी लाइफ असली मायने में शुरू होती है, वहां से मेरी प्रोग्रेस स्टार्ट होती है। तो वो जितने भी पुराने गिले शिकवे हैं उन सबको आज अपनी लाइफ में से निकालने का, और ये मौका हमारे साथ आज रहेगा इस रीडिंग के थ्रू। चलिए आज अभी किसी के पास कुछ बताने के लिए नहीं है तो फिर हम अपना चैप्टर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बीच में किसी को ध्यान आए तो आप बता सकते हैं, क्योंकि कल की जो थी मेडिटेशन की जो टेक्निक हमारी थी वो बहुत अच्छी थी, कि एनर्जी को एकदम हायर लेवल पर रखने की। मीनू एक बार पिक्चर को वो एक्सप्लेन हाँ करो प्लीज, बहुत सुंदर पिक्चर है प्लीज। हाँ, हाँ ये देखिए, ये पूरा आसमान जैसे इसके अंदर दिखाया हुआ है। और अब क्योंकि हम इतने दिनों से जो है हमें इतना टाइम हो गया है, हर चीज पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, इस यूनिवर्स के हर एक कोने में बोलते हैं ना कि हर तरफ चारों तरफ हम अपनी कृतज्ञता का जादू बिखेर रहे हैं।
तो अब यूनिवर्स क्या कर रहा है, अब हम इतने खाली हो गए हैं अपने भीतर से, और हमारे भीतर भी कृतज्ञता की जो सुंदरता है वो दिखने लगी है। तो अब ये जो बादल है, जैसे सूरज की रोशनी यहाँ से आती हुई दिखाई है, कि भी बिल्कुल काले बादल दिखाए हैं यहाँ पर, और यहाँ से ये सूरज की रोशनी जो निकल रही है, ये भी हमारे ऊपर जादू बिखेरने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है, कि आप तो रिसीव करने के लिए तैयार हो ही हो, लेकिन अब ये यूनिवर्स जो है, ये खुला आसमान जो है, सूरज की किरणें हैं, ये भी हमारे साथ चलने के लिए बिल्कुल हूबहू वैसे ही तैयार है। और ये बहुत खुश है कि हाँ, आप इतने खाली हो गए हो, कृतज्ञता में रहते हो, आप पॉजिटिव रहते हो, तो अब आपके लिए इस संसार में हर तरफ जादू बिखरता हुआ आने लगा है। तो ये बादल फट रहा है, या कह लीजिए कि सूरज की किरणें हैं, ये निकल रही हैं और यहाँ से जादू बिखर रहा है। इस पिक्चर को देख के इमेजिन करें एक बार, कि आप नीचे खड़े हुए हैं, ऊपर से आपको दिख रहा है कि हाँ, काले बादलों में से सूरज निकलने लगा है धीरे धीरे, और उसकी जो रोशनी हमारे ऊपर पड़ रही है, जो हमें अपने चेहरे पर फील हो रही है, उसमें इतना भीना भीना सा है ना, एक स्पार्कल जो है, बहुत ही नरम मुलायम, जिसमें बहुत सुंदर सी किरणें हमें नजर आ रही हैं, गोल्डन गोल्डन सा स्पार्कल बिखर रहा है, भीनी भीनी खुशबू आ रही है, और बहुत ही मधुर सा संगीत बज रहा है। तो ये जो जादू आसमान से मेरी तरफ आ रहा है, ये मुझे महसूस हो रहा है। 2 सेकंड के लिए आंखें बंद करके ना इसको महसूस करके देखें, क्योंकि अभी बिल्कुल टाइम भी हमारा सनराइज वाला ही है। सूरज की किरणें जो हमारे ऊपर आ रही हैं, बिल्कुल उनमें से इतना सुंदर गोल्डन स्पार्कल जादू हमारे ऊपर बिखरने लगा है। और देखिए कितनी भीनी भीनी महक आ रही है, आसमान से बरसता हुआ संगीत महसूस हो रहा है। इस प्यार के जादू में नहा लीजिए। बिल्कुल लाइफ इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, ऐसे लगता है इस जीवन की जितनी भी सुंदरता है ना, वो सब बुला रही हैं हमें अपनी तरफ। चलिए, महसूस हुआ कैसे आसमान से बरसता हुआ जादू हमारे ऊपर और इतना लुटाने में लगा हुआ है ना, कि जितना भरना चाहें उतना भर सकते हैं हम, क्योंकि हम अपने आप में इतने सुंदर हो गए हैं ना अंदर से। मतलब कि वो जो भरा हुआ था ना, हमारा जो प्याला भरा हुआ था, जिसमें पूरा दिन सिर्फ जो इरिटेशन और एग्रेशन भरा हुआ था, अब क्या हो गया है, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड से भरा हुआ है। और जब ऐसी फीलिंग आने लगती है ना कि हाँ, हमारे अंदर अब ग्रेटिट्यूड का जो बॉल है, जो प्याला है, वो पूरा भर गया है, तो बिल्कुल जैसे इसमें पिक्चर में इमेजिनेशन एक दिखाई हुई है कि आसमान से जादू बरस रहा है हर तरफ। जब आसमान से अगर कोई चीज बरसती है, तो फिर वो भेदभाव नहीं करती कि कहाँ बरसना है, कहाँ गिरना है, कहाँ नहीं गिरना, वो फिर सब जगह एक बराबर ही बरसेगा। कि भाई बारिश हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि इस घर में जो है वो कौन रहता है, या इस घर में कौन रहता है, यहाँ बरसना है वहां नहीं बरसना। बारिश होगी तो सबके ऊपर बराबर बरसेगी। तो ये एक्सपीरियंस हो जीवन में करने के हैं। और अब तो सब इतने ज्यादा मतलब होते ना कि नरम मुलायम हमारे दिल दिमाग सब हो चुके हैं, कि जैसे ही आंख बंद की वैसे ही फीलिंग्स के अंदर हम एंटर कर जाते हैं। कुछ एक्सपीरियंस आया, महसूस हो पाई किरणें अपने ऊपर बरसती हुई? चलिए, अब हमारा आज का ये जो चैप्टर है, 26वां दिन, जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें, अपने जख्मों को बुद्धिमत्ता में बदलें। ओपरा विनफ्री, जम 1954, मीडिया पर्सनालिटी और व्यवसायी। इसको तो आई थिंक आप सब लोग देखते ही हैं टीवी में, कि भाई इनका जो
प्रोग्राम आता है, वो इतना ज़्यादा एनर्जी से भरा होता है ना, और जो सेलिब्रिटीज़ आते हैं, वो वही आते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अपने दम पर खड़ा किया है, कि भई हाँ, अपने बलबूते पर उन्होंने अपने जीवन को एक नए तरीके से शुरू किया है। क्योंकि जो ओपरा विनफ्रे है ना, इनकी खुद की लाइफ इतनी स्ट्रगल से भरी हुई है कि भई जहाँ जिस घर में सॉरी जहाँ जिस घर में इनका जन्म हुआ है, थोड़ा जैसे मतलब कि भई फादर भी नहीं रहते हैं साथ में, जो मदर हैं वो सिंगल पेरेंट हैं, और घर में बहुत ही मतलब जो हालात हैं बहुत ही बेचारगी वाले हैं, कि भई पैसा भी इतना ज़्यादा नहीं है, बच्चों का वो उसकी मदर जो है वो नहीं उनको पालन-पोषण कर सकती। तो ओपरा विन्फ्रे जो है, इनको इनकी मदर इनकी नानी के घर भेज देती है ताकि ये वहाँ जा पाएँ, क्योंकि उनकी मदर जो है वो खुद घरों में काम करती है, थोड़ा बहुत जो अर्निंग होती है उसी से ही घर का खर्चा चलता है। तो इस तरह का उनका घर के हालात हैं। तो इतनी छोटी-सी उम्र में समझो कि भई एक जो छोटा बच्चा है, जो छोटी ये लड़की है, इसको ना माँ का प्यार मिल पा रहा है, जो एक जीवन में लाड-प्यार बचपन में मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल पा रहा है। वो रहती हैं अपनी नानी के पास हैं, वहीं से उनकी नानी जो भी थोड़ा बहुत उनकी एक फर्स्ट एजुकेशन है, उनको जितना दिलवा पाती हैं, वो करती हैं। बट वहाँ से स्कूल से भी इनको निकाल देते हैं, और अपनी लाइफ का स्टोरी जैसे बनाते हैं कि बहुत ही जैसे यंग एज में इनका जैसे जहाँ पर ये रहती हैं अपनी नानी के पास, वहाँ पर कोई पड़ोस का बंदा है, वो इनका रेप भी कर लेता है। बहुत ही बचपन की ये बात है। तो वहाँ से भी परेशान होके इनकी नानी वापस इनको इनकी माँ के पास भेज देती है। 13 साल की उम्र से, लेकिन इनकी जो विल पावर है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, बट ओपरा जो है वो कभी भी हार नहीं मानती। 13 साल की उम्र से इन्होंने काम भी करना शुरू किया, कहीं कुछ करती हैं, कहीं पर कुछ छोटा-मोटा नौकरी कर ली, साथ-साथ में अपने आप को जो थोड़ा बहुत पढ़ाने की कोशिश है वो भी करती हैं। तो अगर इनकी बायोग्राफी देखें या टीवी पर इनके बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, तो जब ये अपने आप को बताने लगती हैं, अपनी लाइफ की स्ट्रगल बताने लगती हैं, तब समझ में आता है कि हम तो बहुत ही छोटी-छोटी चीज़ों पर ऐसे क्रिप करने लगते हैं, रोना-पीटना शुरू हो जाता है, कि अगर स्ट्रगल देखनी है जीवन में असली, तो ओपरा विनफ्रे को देखना चाहिए कि भई कैसे हर हालात से उन्होंने अपने आप को राइज़ किया है, कुछ भी हो जाए। लेकिन क्योंकि मन में चाहत थी कि मुझे फिर भी करना है, मुझे करना है, मुझे और आगे बढ़ना है। कि भई कोई भी दुःख आ जाए, तकलीफ आ जाए, बड़े से बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, हर प्रॉब्लम से निकलना है मुझे। और आज देखो वर्ल्ड पर्सनैलिटी है ओपरा विनफ्रे को, मतलब संसार में कौन नहीं जानता होगा। इतना बड़ा-बड़ा इनके प्रोग्राम में सेलिब्रिटीज़ आते हैं, मतलब कौन-सी बड़ी पर्सनैलिटी है जो कि इनके प्रोग्राम में नहीं आती। तो बहुत अच्छी, और ये खुद अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से बताते हैं कि जो जख्म खाए हुए लोग होते हैं, जिन्हें लगता है कि हाँ, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा घाव है, उसको कैसे हील करना है, उसको कैसे अपने मतलब कि जैसे एक पहला चैप्टर आया था कि ये जो यूनिवर्स है, ये आपकी बुद्धि को पैना होने का इंतज़ार कर रहा है। बुद्धि पैनी हो गई तो अब क्या है कि जो ज़ख्म है, वो अब हमें एक बुद्धिमानी के हमारे स्टेप्स नज़र आते हैं कि हाँ, वो पल जो है जीवन में आया था जिसने कि मेरी लाइफ को पूरी तरीके से बदल दिया था। वो कोई एक पर्टिकुलर मोमेंट हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कोई घटना हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसकी जो डिटेलिंग है वो हम आगे पढ़ेंगे, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हर गलती एक छिपा हुआ वरदान है। आज का जादुई अभ्यास इसे साबित कर देगा, क्योंकि आप ये खोजने वाले हैं कि हर गलती के भीतर दरअसल अनकहे वरदान छिपे रहते हैं। हाँ, तो कि भई कोई ना कोई गलती होती है या तो हम किसी और को हर्ट करते हैं, या फिर किसी और की गलती की वजह से या हमारी खुद की ही गलती वजह से हम खुद को इतना हर्ट कर पाते हैं। लेकिन जब वो हमें उस मोमेंट में जो एक बुरी फीलिंग आती है, वही एक पर्टिकुलर स्टेप होता है जहाँ से कि हम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज करते हैं। कि भई चलो, कि भई एक बहुत अच्छा दोस्त है, वो हमेशा मेरे साथ रहता था, बट जब मेरी लाइफ में एक दुःख का पल आया, जब वो मोमेंट आया जहाँ पर मैं बिल्कुल बिखर चुकी थी, वहाँ पर उसने साथ छोड़ दिया। तो क्या होता है कि एकदम से एनर्जी बूस्ट मिलता है कि चलो कोई बात नहीं, सोच-विचार बदला है कि उसने गलती की, वो छोड़कर चला गया, कोई बात नहीं।
अपनी जिंदगी को अपने नए सिरे से फिर से शुरू करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हर गलती के आगे का जो होता है कि भाई अब यहाँ से निकलकर आगे जीत ही जीत है। जैसे कोई डायलॉग आता है किसी एड में कि डर के आगे जीत है, कि अब वहां से हम निकल चुके हैं, अब आगे इस संसार को हम जीत लेंगे। तो अभी तक क्या किया था वो जो दोस्त उस मोमेंट में हमें छोड़कर चला गया था, हम हमेशा उसको कोसते रहते हैं कि देखो मेरे पास ये एक मुश्किल पल आया था जहां आपने साथ छोड़ दिया, लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, अब उसका एहसान हमें दिखाना है कि हाँ आप छोड़कर गए थे तभी हम आगे बढ़ पाए, नहीं तो शायद हो सकता है वहीं की वहीं पड़े रहते, उस गलती से हम कुछ आगे बढ़ने का डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। कोई बच्चा जब साइकिल चलाना या लिखना सीखता है तो कई गलतियां करता है। हम इसके बारे में कुछ नहीं सोचते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि वह जो करने की कोशिश कर रहा है उसकी प्रक्रिया में गलती करके ही वह उसे सीख पाएगा और हता इसमें माहिर बन पाएगा। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि बड़े लोग जब गलतियां करते हैं तो वह खुद पर इतने सख्त होते हैं? जो नियम बच्चों पर लागू होते हैं वही आप पर भी लागू होता है। हम सभी गलतियां करते हैं और यदि हम कोई गलती ना करें तो कभी कुछ नहीं सीख पाएंगे और अधिक चतुर या समझदार नहीं बन पाएंगे। गलतियां करने से रीडिंग पूरा साफ साफ बताती है कि गलती ही नहीं करेंगे तो आगे सीख कैसे पाएंगे। कि बच्चा जैसे छोटा है, एलकेजी में जा रहा है, उसको लिखना नहीं आता, वो पहले हमेशा गलत ही बताएगा। हम ये नहीं सोच सकते कि हाँ स्कूल में भेजा है तो बेटा बिल्कुल एक्सीलेंट ही करके आना है। भाई बच्चा है, गलतियां करेगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेगा, तभी तो जाके उसको अच्छे से लिखना आएगा ना। तो तब जब बच्चा वो इतनी प्रैक्टिस करे जा रहा है, उसको भी धीरे धीरे समझ में आता है कि हाँ अब जब उसको लिखना आ जाता है तो वो भी बड़ा खुश होता है कि देखो जैसे टीचर ने लिखा है वैसे ही मैं भी लिख पा रहा हूँ। तो ये सब चीजें धीरे धीरे समझने से ही आती हैं। अब एग्जाम्पल भी दे रहे हैं कि साइकिल पर अगर एक बच्चा है, उसके पास नई नई साइकिल आई है, उसने चलाना शुरू किया, ऐसा तो नहीं है कि एकदम से जैसे ही साइकिल आई और वो इतना एक्सपर्ट है, बिल्कुल प्रो है कि भाई चलाना आता ही है। साइकिल पर नई नई आई है, उसके ऊपर चढ़ेगा, बैठेगा, उसको चलाना शुरू करेगा, 10 बार गिरेगा भी, गिरने के बाद ही उसे पता चलेगा कि एग्जैक्टली बैलेंस कैसे बनाना है। जब तक गिरेगा नहीं उसे पता ही नहीं चलेगा कि भाई थोड़ा सा लेफ्ट झुकना है या बिल्कुल थोड़ा सा राइट झुकना है, या बिल्कुल अपना जो फोकस है बिल्कुल सामने रखना है। जिस दिन 10 बार गिरने के बाद उसे समझ में आ जाएगा कि मुझे अपना फोकस बिल्कुल सामने की तरफ रखना है ताकि मेरा दोनों तरफ बैलेंस बराबर रहे। यही सीख हमारी जीवन की है। जहां जहां हमने गलतियां की हुई हैं वहीं से ही हमें कुछ ना कुछ सीख मिली है। तो अपने जीवन में हुई गलतियों को हमें कभी भी गिल्ट नहीं उनके लिए रखना है कि हाँ जो भी गलती हुई किसी से भी हुई, हमारे से हुई या हमारे साथ जो चल रहे हैं उनसे हुई, उन गलतियों से हमें कैसे सीखना है कि हाँ वो पल हमारी जिंदगी का बहुत बेहतरीन पल रहा होगा, वहां से हमें आगे बढ़ने का मौका मिला है। तो इसका यही है कि भाई हाँ हम गिरे थे, हमने बैलेंस बनाया और हम फिर आगे बढ़ना शुरू हो गए। हमारे पास अपने खुद के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास गलतियां करने की स्वतंत्रता होती है। गलतियों से चोट पहुंच सकती है, लेकिन यदि हम अपने ही हुई गलतियों से नहीं सीखते हैं, तो इसका अर्थ है कि उनकी वजह से हमने जो कष्ट उठाया वह व्यर्थ गया। दरअसल आकर्षण के नियम द्वारा हम वही गलती बार बार करेंगे जब तक कि परिणामों से हमें इतनी चोट ना पहुंचे कि हम आखिरकार उससे सबक सीख लें। इसी कारण गलतियां हमें चोट पहुंचाती है ताकि हम उनसे सीख सके और हम उन्हें बार बार ना दोहराएं। किसी गलती से सीखने के लिए हमें पहले उसे स्वीकार करना होता है और यहीं पर कई लोग अटक जाते हैं क्योंकि वह अपनी गलती के लिए प्राय किसी दूसरे को दोष देने लग जाते हैं। ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि हमारे लाइफ में हमारे साथ कुछ हुआ तो अपनी गलती बहुत कम, रेयर, मतलब कि 0.1% लोग ऐसे होते हैं जिनको नजर आती है कि हाँ इस पल में हमारी गलती है, या जो ये काम बिगड़ा है, ये जो एक बेकार जो टाइम आया है कि भाई बुरा समय जो भी आया है, तो इसका सारा दोष उठाया और दूसरे के सर पर मढ़ दिया।
जबकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो कि उसमें गलती का जो एक पोर्शन है, जो प्रपोर्शन है, परसेंटेज है, हमारी भी उतनी ही होती है जितनी कि सामने वाले की। तो दूसरे के ऊपर दोष मढ़ना अपनी गलतियों को मानना नहीं है, क्योंकि जब तक हम ये काम करते रहेंगे कि कुछ भी बेकार हुआ है, कोई बेकार फीलिंग आई है, कोई बुरा मोमेंट ऐसा आया है, तो जब तक दूसरे के ऊपर हमने गलतियां डालने का प्रोसेस जारी रखा, तब तक हम वहां से आगे बढ़ ही नहीं सकते। हम आगे कब बढ़ेंगे? जब हमें लगेगा कि हाँ, इसमें गलती हमारी भी है। जिस समय, जिस मोमेंट मुझे ये ख्याल आ गया या फीलिंग आ गई कि हाँ, मेरी भी गलती है, जैसे ही खुद की गलती हमने मान ली, समझो कि अब वो समय है कि हम आगे बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब मेरे चोट लगेगी, मुझे दर्द होगा, तभी मुझे समझ में आएगी कि मुझे उस पर दवाई लगानी है। चोट लग गई और दूसरे को गालियां देने में, दूसरे को कोसने में अगर टाइम निकाल दिया, तो क्या होगा? वो जो लगी हुई चोट है, वहां पर तो मेरा ध्यान ही नहीं है। मेरा ध्यान कहाँ है? मेरी सारी एनर्जी कहाँ जा रही है? दूसरे को डांटने में, दूसरे को बोलने में, उसे दोष मढ़ने में। जबकि मुझे करना क्या चाहिए? मुझे चोट लग गई है तो सारा मेरा ध्यान मेरी चोट के ऊपर होना चाहिए कि हाँ, कैसे मुझे उसकी सिकाई करनी है, मुझे उस पर मलहम लगानी है, मुझे उसके ऊपर बैंडेज भी करनी है, ताकि वो चोट जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। अब एनर्जी मेरी क्या कर रही है कि या तो दूसरे इंसान के ऊपर जा रही है उसकी गलतियां निकालने में, या फिर मेरा सारा ध्यान जो जा रहा है, मेरी सारी एनर्जी जा रही है अपनी चोट को ठीक करने में। जैसे ही मेरी ध्यान जो है, जैसे ही मेरी सारी एनर्जी मेरे तरफ आ गई कि हाँ, ये गलती मेरी ही है, मुझे ही मल्हम लगानी है, उसी समय से समझ लें कि ये जख्म जो है अब वो ठीक होने वाला है। उसी समय समझ लें कि अब ये जो लाइफ में पल आया है, यहाँ से मुझे आगे बढ़ना है, कि जो लगा सो लगा, लेकिन चलो आगे बढ़ते हैं। ये तरीका है अपनी गलतियां मानने का। लेकिन अगर गलती मानी ही नहीं है, दूसरे को दोष देने लगे हैं, तो लाइफ वहीं की वहीं रुकी रहेगी या फिर और नीचे नीचे जाती रहेगी। तो इसलिए क्या करना के लिए बता रहे हैं? जो भी हुआ उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो, क्योंकि लाइफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ने का नाम है। रुके हुए जो लोग होते हैं, बिल्कुल जैसे कहीं पर एक पानी इकट्ठा हो गया है पॉन्ड में, धीरे धीरे क्या होगा? वहां पर गंद गिरने लगेगा, लोग भी कूड़ा फेंकने लगेंगे, धीरे धीरे मच्छर पैदा हो जाएंगे, उसके अंदर अजीब अजीब से जीव कीटाणु उसमें पैदा हो जाएंगे, ऊपर सारे में काई जम जाएगी। ये हम गलतियां करके रुकने वाले मोमेंट हैं, कि जहां हम उनके ऊपर टिके रहे, उन्हें अपनी लाइफ का पार्ट बना लिया, तो समझो उस पर काई जमने वाली ही है। लेकिन हमें क्या करना है? उस पानी को निकालना है और उसका फ्लो और बढ़ाना है, ताकि जितना ज्यादा फ्लो रहे उतना ही ज्यादा वो साफ सुथरा हमारा पानी रहे। तो गलतियों की काई नहीं जमने देनी है कहीं पर भी। आइए मान लेते हैं कि पुलिस ने तेज गति से गाड़ी चलाने के लिए हमारी गाड़ी को रोक लिया और चालान बना दिया। हम तेज गति से गाड़ी चला रहे थे। इस तथ्य की जिम्मेदारी लेने के बजाय हम पुलिस वालों को दोष देते हैं, क्योंकि वे लोग हाईवे के मोड़ पर झाड़ियों में छिपे हुए थे, इसलिए हम उन्हें नहीं देख पाए। उनके पास रेडार गन थी, इसलिए हमारे पास बचने का कोई मौका ही नहीं था। लेकिन दरअसल गलती हमारी थी, क्योंकि हमने ही तेज गति से गाड़ी चलाने का विकल्प चुना था। ये बहुत बड़ा है कि भाई रूटीन लाइफ में जो हमारी चीजें होती रहती है ना, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि हम हर रोज घर से निकलते ही निकलते हैं और हमें क्या दिखता है? रोड साइड जो पुलिसमैन खड़े हुए हैं, कि इनका तो काम ही है चालान काटते रहते हैं, इनको तो फालतू में पैसे मांगने की आदत है। लेकिन वो खड़े हुए किस लिए है वहां पर? कि भाई ये हाईवे है, यहाँ पर आपको अपनी स्पीड कंट्रोल में रखनी है, आगे पता नहीं कौन टेढ़ा मेढ़ा ट्रक वाला जा रहा हो, या फिर रोड पर कोई पत्थर पड़ा हुआ हो, कि हाईवे पर आपकी स्पीड इतनी तेज है कि सामने एक पत्थर आ गया, या कोई साइकिल वाला जा रहा है, या कोई ट्रक सामने से गुजर रहा है, तो होगा क्या? स्पीड इतनी तेज है कि हमारी गाड़ी कंट्रोल में आ ही नहीं सकती, और होगा क्या? वो टक्कर लगेगी और एक्सीडेंट होगा ही होगा। तो हमें तो वो जो पुलिस वाले खड़े हुए हैं चालान काटने के लिए, उनका धन्यवाद कहना चाहिए। या जो कैमरास लगे हैं वो हमारी सेफ्टी के लगे हुए हैं, वो किसी की लालच की वजह से नहीं लगे हुए हैं। ये रूल रेगुलेशन गवर्नमेंट ने निकाले हैं, ताकि हम जो पब्लिक है वो हमेशा ठीक रहे। हमारी प्रिकॉशंस के लिए ये सब चीजें उन्होंने लगाई हैं। तो
अगर किसी ने हमारा चालान काटा है तो उसने समझो कि हमारी जान बचाई है, कि अपनी गाड़ी हमने कंट्रोल में करके ही आगे चलानी है। वो पुलिस वाला हमारा चालान नहीं काटेगा तो हमें नहीं पता आगे हाईवे पर हम और कितनी स्पीड से गाड़ी चलाएंगे और कहाँ हमारा एक्सीडेंट होगा, कहाँ हमारे प्राण निकलेंगे। तो इसमें एक छोटा सा एक इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि अगर लाइफ में हम कभी बहुत तेज भागे जा रहे हो और कहीं पर एक गलती हो जाए तो समझो कि ये हमारे जो लाइफ का पुलिसमैन है, जिसने कि हमें संभाल लिया है टाइम से। एक बहुत बड़ी गलती होने से हमें बचा लिया है कि भाई इस छोटी सी गलती से हम संभल गए हैं। आगे जो हमारा जाके एक बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था, उस बड़े एक्सीडेंट से हम बच गए हैं। हमारा सिर्फ चालान देकर ही काम चल गया है। तो ये जो चालान काटने वाला एग्जाम्पल है, ये हमारी लाइफ की छोटी छोटी गलतियां हैं कि चालान दिया, अब अकल आ गई है, अब आगे हमें पता है कि संभल कर गाड़ी चलानी है, क्योंकि फिर से चालान नहीं कटवाना। कोई भी ड्राइवर इतना बेवकूफ नहीं होता कि एक ही डेस्टिनेशन पर जाने के लिए 3-4 बार चालान कटवाए। एक बार चालान कट गया, उसको अकल आ गई, अब वो गाड़ी संभाल कर ही चलाएगा। यही हाल लाइफ में है कि एक गलती अगर कोई बार बार करता है तो समझो कि वो बेवकूफ है। एक बार गलती हो गई, आगे बढ़ो, स्पीड कंट्रोल करो, आजू बाजू देखो, जो सिग्नल्स हमारे रास्ते में आते हैं, रेड लाइट है, ग्रीन है, कहाँ रुकना है, कहाँ पार्किंग में लगानी है गाड़ी। जितना ज्यादा कंट्रोल अच्छा होगा गाड़ी पर, जो ये जिंदगी की गाड़ी है, ये उतनी ही सेफली अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचेगी। अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देने के साथ समस्या ये है कि हम अपनी गलती के दर्द और परिणामों को तो भोगेंगे ही, लेकिन उससे हम कुछ सीख नहीं पाएंगे और परिणाम ये होगा कि हम उसी गलती को दोबारा आकर्षित करेंगे। आप इंसान हैं, आपसे गलतियां निश्चित तौर पर होंगी और ये इंसान होने के बारे में बड़ी सुंदर बात है। लेकिन आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, वरना आपके जीवन में बहुत सा अनावश्यक दुख दर्द आ जाएगा। आप किसी गलती से कैसे सीखते हैं? कृतज्ञता। चाहे कोई चीज कितनी ही बुरी क्यों ना दिख रही हो, कृतज्ञ होने के लिए बहुत सी चीजें हमेशा हमेशा रहती है। जब आप किसी गलती में कृतज्ञ होने के लिए अधिक से अधिक चीजों की तलाश करने लगते हैं, तो आप जादू से उस गलती को वरदान में रूपांतरित कर देते हैं। गलतियां अधिक गलतियों को आकर्षित करती है और वरदान अधिक वरदानों को आकर्षित करते हैं। आप किसे अधिक पसंद करेंगे? तो अपने जीवन में जो हुई गलतियां, हम उनको वरदान में कैसे बदल सकते हैं? वहां पर जाकर हमें थैंक्स गिविंग करनी है। जैसे ही हमने धन्यवाद दिया, जैसे ही हमने उस पल के लिए शुक्राना दिया कि भाई हाँ शुक्र है भगवान, वहां से मैं बच पाया, तभी मैं आगे बढ़ पाया। तो ये जो हमारी कृतज्ञता की फीलिंग है, ये देखिए हमें लाइफ में कहाँ कहाँ आगे लेकर जाती है कि हाँ गलती हुई, उस पल को, उस इंसान को, उस घटना को हमने धन्यवाद दिया और फिर आगे बढ़ गए। तो ये जो प्रैक्टिस है, ये हम पास्ट में जाके भाई कि भाई आज हमें बैठना है और अपने जीवन में उन क्षणों को याद करना है कि कहाँ हमें गलतियां नजर आती हैं, जहां से फिर हम आगे बढ़े। या फिर आगे नहीं बढ़े तो आज मौका है कि हाँ उन गलतियों को अपना धन्यवाद दें, अपनी कृतज्ञता दिखाएं, थैंक यू बोलें उन गलतियों से जुड़े हुए हर इंसान को। जैसे ही मैंने ये किया, जैसे ही मैंने अपनी कृतज्ञता उन सबको दी, तो आज ये पल मेरा शुरू हो गया है आगे बढ़ने का। जैसे मुझे हमेशा ये लगता है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं और सब लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई हाँ चलो भाई साथ में है, चलते हैं, काम अच्छा चल रहा है, हर तरफ से तारीफें मिल रही हैं, तो स्मूथली जो काम है वो चलता रहता है, चलता रहता है। तो लेकिन कई बार क्या होता है, मार्केट में आपके लिए कोई अफवाह शुरू हो गई है, किसी ने आपको भला बुरा कहना शुरू कर दिया है, लोगों ने आपके पीठ पीछे कुछ आपके बारे में बातें करने शुरू कर दी हैं, तो हमें क्या लगता है कि यार कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, कि हमारे बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें शुरू हो गई हैं, कोई हमारी बुराई कर रहा है, कोई हमारी चुगली कर रहा है, हमें कहीं से पता चल जाता है इनडायरेक्टली, कोई दोस्त ही आकर बता दे कि भाई फलाना तो तेरे बारे में ना ऐसे ऐसे बात कर रहा था। तो हम या तो एकदम से भड़क जाएंगे, या फिर थोड़े से एकदम से सहम भी जाते हैं कि अच्छा हमारे लिए ऐसी बातें हो रही हैं, पता नहीं हमसे क्या गलती हो गई। लेकिन
जब आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और कहीं से इस तरह की आपको खबरें मिलनी शुरू हो जाएं कि पीठ पीछे लोग आपकी कुछ बात कर रहे हैं या आपके लिए कोई अफवाह फैलानी किसी ने शुरू कर दी है, प्रोवाइडेड आपने वो काम किया ही ना हो, वो गलती आपने नहीं की हो, अगर कहीं से ऐसा कुछ सुनने को मिलता है तो समझो कि अब ये पल है, आप आगे बढ़ रहे हो। जैसे ही आप आगे बढ़ने लगते हो, आपकी जो अच्छाइयाँ कहीं ना कहीं लोगों के आड़े आने लगती हैं, रास्ते में आने लगती हैं, और वो कहीं ना कहीं एक जलन में आके आपके बारे में इस तरह की बातें करने लगते हैं। हो सकता है इस चैप्टर से रिलेट नहीं करता हो, बट मुझे ध्यान आई इसलिए मैं बता रही हूँ कि भाई आगे बढ़ते हुए 100 तरह के लोग होते हैं जो आपके बारे में अनाप शनाप बातें करते हैं। जब भी ऐसा कुछ अगर पता चले या सुनाई दे या महसूस होने लगे, लेकिन उसमें हमने वो गलती ना की हो, जब हमें ऐसा महसूस होने लगे कि ये अफवाह है, तो समझो कि अब जीवन में आगे बढ़ने का समय आ गया है। क्योंकि जब हम आगे बढ़ने लगते हैं तब इस तरह की घटनाएं होने लगती हैं। कहीं कोई अखबार में खबर आ गई है, सेलिब्रिटीज क्या करते हैं, वो अपना ही कि टीआरपी सेट करते हैं कि जितना ज्यादा अफवाहों में बड़े रहेंगे उतना ही समझो कि उनका स्टारडम जो है वो स्ट्रांग है। किसी का किसी के साथ कोई अफेयर नहीं है, मूवी में कोई एक सीन दिखा दिया है, उसमें कोई एक इंटीमेट सीन उनका दिखा दिया है, तो उसमें क्या करेंगे कि हाँ उसका उसके फलाना हीरो का उस हीरोइन के साथ अफेयर चल रहा है क्योंकि उन्होंने उस मूवी में काम किया था। तो ये सारा एक स्ट्रेटेजी प्लान होती है कि जिसके बारे में जितनी ज्यादा अफवाह उन्होंने फैलाई है, वो समझो कि अब सुपरस्टार बनने वाला है। ऋतिक रोशन जैसे आया था, उसकी कितनी अफवाहें उड़ने लगी, कंगना रनौत आई, कोई भी आता है, मतलब ये सलमान खान आ गए, शाहरुख खान आ गए, सबके बारे में कुछ ना कुछ उल्टी सीधी अफवाहें बिल्कुल बनती ही रहेंगी। और कहीं ना कहीं ये पूरा एक प्लान के अंडर आता है कि हाँ अफवाहें उड़ाओ और स्टारडम में बने रहो। जितनी ज्यादा टीआरपी स्ट्रांग होती है उतना ही ज्यादा लोग भाई उनके बारे में सर्च करेंगे। कोई मूवी आ रही है, देखते हैं इसमें इतनी न्यूज आई थी, इसमें क्या है, तो ये सारी चीजें काम करती हैं। लेकिन ये चैप्टर जो है ये हमारा नो डाउट कि भाई बिल्कुल अलग है। लेकिन ये क्या रीडिंग कह रही है कि हाँ हमें अपने जात पास्ट में जाकर देखना है, कहाँ कौन सा पल जो है एक गलती से भरा हुआ था, उस गलती से भरे हुए पल को हमें आज वरदान में बदलना है। और ये सबकी लाइफ में होता ही है, कोई एक ढूंढने के लिए बैठेंगे तो हमें 10 तरह के एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे कि हाँ किसको हम आज तक अपने सीने पर बोझ की तरह लाद कर बैठे हुए हैं। आज वो जो बोझ है ना, कचरे का बोझ है, जैसे बोलते हैं कि भाई घर में हमने कूड़ा करकट स्क्रैप जो है वो इकट्ठा करके रखा हुआ है, आज क्या करना है, वो पूरा जो कचरे का बोरा है, रद्दी है, कबाड़ जो भरा हुआ है, आज वो सारा उठा के बोरे में भरना है और उसको रद्दी वाले को दान में दे देना है कि भैया इसको ले जाओ उठा के। सारा आज बैठ के अपना सारा कबाड़ है ना कि घर का एक एक कोना है, भाई ऐसे करना है कि दिवाली की सफाई कर देनी है आज अपने अंदर से। कहाँ से करनी है, यहाँ से, यहाँ पर जो हम इतना बोझ डाल कर बैठे हुए हैं। आज अपने दिमाग के अंदर भरा हुआ जितना भी कचरा है, समझो कि आज हमें दिवाली की सफाई करनी है। कहाँ से, इस दिमाग में जितना कचरा भरा हुआ है अपनी लाइफ में, जितने भी हमारे कि भाई वहां पर रद्दी भरी हुई है, वहां पर कबाड़ इकट्ठा हो रहा है, वहां लोहे का स्क्रैप पड़ा हुआ है, वो पुरानी एक वॉशिंग मशीन हमारे दिमाग में कहीं पड़ी हुई है, आज उनको सबको इकट्ठा करना है और एक बोरे में बंद करना है और कबाड़े वाले को दे देना है। कैसे देना है, उससे धन्यवाद देना है। जैसे ही ये फीलिंग आएगी कि हाँ मैंने हर पल के लिए धन्यवाद दे दिया जो मुझे बोझ लगते थे, वैसे ही लाइफ स्मूथ हो जाएगी बिल्कुल। आज अपनी एक गलती के बारे में सोचें जो आपने अपने जीवन में की हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बड़ी थी या छोटी, लेकिन उसे चुनें जिसके बारे में सोचने से आपको अब भी चोट पहुंचती है। शायद आप किसी करीबी व्यक्ति पर भड़क गए थे और इसके बाद वह संबंध फिर पहले जैसे नहीं रहा। शायद आपने किसी दूसरे व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास किया और उसने आपके साथ दगा किया। शायद आपने किसी को बचाने के लिए सफेद झूठ बोला और इसकी वजह से आपको मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा। आपने किसी चीज के मामले में अधिक सस्ता विकल्प चुना और ये गलत हो गया और अंत में आपका बहुत खर्चा हो गया। आपने सोचा था कि आप किसी चीज के बारे में सही निर्णय ले रहे हैं, लेकिन पासा पूरी तरह से उल्टा पड़ गया।
जब आप किसी गलती को जादू से वरदान में बदलने का चुनाव कर ले, तो कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। आपकी मदद करने के लिए यहाँ 2 सवाल दिए जा रहे हैं जो आप खुद से पूछ सकते हैं। मैंने गलती से क्या सीखा? वह कौन सी अच्छी चीज है जो गलती के फलस्वरूप सामने आई? हाँ, तो इसमें एग्जाम्पल इन्होंने दे दिया है कि आपको खुद से पूछना है और जो कि भाई आपसे क्या गलती हुई थी और फिर उसके गलती के फलस्वरूप क्या अच्छाई सामने आई, कि भाई उस समय तो लग रहा था कि हाँ ये गलती कर दी, बट उसके फलस्वरूप उसका जो रिजल्ट निकलता है, उसका जो आउटकम होता है, उसका जो आउटकम है वो अच्छा निकल कर आया। तो हमने क्या किया, बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हो गई कि हाँ बुरा तो लग रहा था, लेकिन जो रिजल्ट है, जो आज के टाइम जहां पर हम बैठे हैं, वो बहुत अच्छा है। तो ये पास्ट में जाके गलतियां निकालनी है और अभी जो प्रेजेंट में है उसके जो रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं, जो आउटकम्स हैं, वो बहुत अच्छे हैं। तो इसका कुछ एग्जाम्पल अगर मुझे ध्यान आएगा तो मैं बताऊंगी, नहीं तो आप लोग भी शेयर, क्योंकि इस टाइम रीडिंग करते करते भी हमारे दिमाग में दसियों ऐसी चीजें आ जाती हैं कि हाँ बैठे बैठे अंदर चिंतन मनन चल रहा है कि हाँ मुझसे भी ये गलती तो हुई थी, लेकिन आज अगर उसको देखा जाए तो वो बिल्कुल ठीक है। वहां से कहीं ना कोई एक प्रोग्रेसिव पीरियड हमारा स्टार्ट हुआ था। सबकी लाइफ में इस तरह के एग्जाम्पल्स होते ही होते हैं। सपोज एक जैसे नॉन का है, मुझे ध्यान आता है उनका, कि दिल्ली में जैसे नए नए वो आकर रहने लगे थे। नए तो नहीं, चलो मतलब उनका खुद का घर नहीं था, किसी नॉन के घर में कहीं बाहर से जैसे टाउन से आकर उन्होंने रहना इधर शुरू किया। तो जिस घर में वो रहते थे वो उनके किसी नॉन का घर था। तो अब वहां पर उस घर में रहते रहते उन्हें हो गए 8-10 साल। 8-10 साल हो गए, तो अब जिनका वो घर था खुद का, जो वो मालिक थे घर के, उन्होंने उन्हें क्या कहा कि भाई अब हमें अपना ये घर जो है वो चाहिए, हमें इसको किराए पर देना है या रेनोवेशन करवाना है, वट एवर। तो उन्होंने जब ये बोला तो जो रहते थे, हमारे जो जान पहचान वाले लोग थे, वो उस घर में रहते थे। तो उन्हें बड़ा बुरा लगा कि देखो 8-10 साल हो गए हमें रहते हुए, हमने तो अपनी जरूरत का सारा सामान यहाँ लगवा रखा है, हमने ये करवाया है, यहाँ पे अपना बेड ऐसे सेट किया हुआ है, बाथरूम में ये सब खराब था, हमने ये लगवाया है। तो इस तरह की बातें उनके दिमाग में आने लगी। लेकिन जब ये था कि भाई अब तो घर खाली करना ही करना है, तो उन्होंने क्या किया कि भाई गुस्सा आ रहा है उनके ऊपर कि भाई आगे से हम उससे कभी बात नहीं करेंगे, उन्होंने तो ऐसे 2 मिनट लगी बोल दिया, हम इतने साल से रह रहे हैं, कुछ सोचा भी नहीं। लेकिन वो जो पल था कि उन्होंने अपना घर खाली करवाने के लिए बोला, उसका रिजल्ट क्या आया, जब उन्हें पता चला कि आज ये घर आज तो नहीं कि भाई हाँ अब ये हम ये घर खाली करना है, तो उन्होंने थोड़ा सा अपने एफर्ट्स उसके अंदर डाले कि हाँ अब हमें अपना नया घर ढूंढना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, मेहनत की, जी तोड़ मेहनत की, अपना नया सेटअप देखा, अपना पैसों का एक अरेंजमेंट देखा कि भाई कितने पैसे हैं, सब इकट्ठा कर करा के उन्होंने अपना खुद का घर खरीदा वहीं आसपास की लोकेशन में। तो अब देखा जाए तो जिनके घर में वो रहते थे, उन अगर देखा जाए तो वो तो हमेशा ये कहते थे कि हाँ उन्होंने हमें घर खाली करने के लिए बोल दिया, लेकिन उसका रिजल्ट कितना अच्छा निकल कर आया कि उन्होंने खाली करने के लिए बोला। आप कब तक उनके घर में रहते भाई, कभी तो आपको खाली करना ही था। उन्होंने खाली करने के लिए बोला, आपने फिर मेहनत की उसके बदले में, और आज आप खुद के घर में बैठे हो सकता है उस समय आपको गलती लगी, लेकिन उस गलती की वजह से उस समय जो आपको उनके ऊपर घृणा आ रही थी, उस समय जो आपको गुस्सा आ रहा था, उसका रिजल्ट क्या है, उसका रिजल्ट देखो कितना सुंदर है। आज आप दिल्ली के खुद के घर में बैठे हो, आपको कोई हर महीने किराया नहीं देना, आपको कोई आकर नहीं बोलेगा कि आपको ये घर खाली करना है। तो चीजों को समझने का एक तरीका है। उस समय लग रहा था कि हाँ बहुत गुस्सा आ रहा है, हम तो कभी उनसे बात ही नहीं करेंगे, जान पहचान में ऐसा कोई करता है क्या। लेकिन ठीक है, वो हुआ जो भी हुआ, लेकिन आज खुद का घर है, जब तक रहना है जब तक रहो, कोई कुछ नहीं निकालने वाला, आपसे कोई किराया मांगने नहीं आएगा, आपको कोई घर खाली करने के लिए नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि आप खुद उस घर के मालिक हो। अब ढूंढना चाहो तो गलतियां कि भाई हाँ उन्होंने हमें उस समय घर से निकलने के लिए बोला था, घर खाली करने के लिए बोला था, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप उस पल के लिए उस इंसान को धन्यवाद बोल रहे हो कि हाँ भाई तूने घर से निकलने के लिए बोला, घर खाली करने के लिए बोला। तो उसी का ही रिजल्ट है कि आज हम अपना खुद का एक सेटअप लेकर बैठे हुए हैं। तो अब ये देख लीजिए, छोटा सा एग्जाम्पल है, बट गलतियां कैसे वरदान में साबित होती हैं,
साफ साफ पता चलता है। सबकी लाइफ में इस तरह के एग्जाम्पल्स मिलेंगे, जाकर और ढूंढ कर देखो कहाँ क्या मिलता है। हर गलती के बारे में कृतज्ञ होने की सबसे अहम चीज वह होती है जो आपने उससे सीखी। और गलती चाहे कोई भी हो, हमेशा बहुत सी ऐसी अच्छी चीजें भी होती हैं जो उसके फलस्वरूप हुई और उन्होंने आपके भविष्य को बेहतर बनाया। इसके बारे में बहुत सावधानी से सोचें और देखिए कि क्या आप कृतज्ञ होने के लिए 10 वरदान खोज सकते हैं। आपके खोजे हुए प्रत्येक वरदान में जादुई शक्ति है। अपनी सूची कृतज्ञता जर्नल में लिख ले या कंप्यूटर पर टाइप कर ले। ये पूरी अभी आगे इसमें आ रहा है कि पूरी आपको एक लिस्ट बना कर दे रहे हैं किस चीज की, कि भाई कैसे कैसे आप उन गलतियों को ढूंढ सकते हैं। तो उसके एग्जाम्पल्स इन्होंने दिए हैं। और करना क्या है कि जितनी हमें वो मोमेंट याद आते हैं कि भाई हाँ, एक लिस्ट हमें तैयार करनी है कि ये जो पल थे ये गलती से भरे हुए थे। और जब वो लिस्ट हमारी बनकर तैयार हो रही है तो उसके बारे में हम सोचें कि हाँ, वो मोमेंट आया, वो गलती हुई, तो उससे हमें क्या सीखने को मिला। अगर हम ढूंढ पाते हैं कि हमने उससे क्या खोजा, तो उस गलती के लिए धन्यवाद देना है और फिर आगे बढ़ना है। क्योंकि जैसे ही गलती से क्या कर रहे हैं कि भाई एक पाइप है, जैसे उसमें पानी रुका हुआ है, आज हमें क्या करना है, उसको सफाई करनी है। उसकी सफाई कैसे, कि भाई एक नाली है, रुक गई है, कूड़ा कचरा उसके अंदर भर गया है, तो आज उसके अंदर जैसे ही थोड़ा सा मैंने ड्रेनेक्स डाला, वो जितना रुका हुआ कचरा था वो बिल्कुल बह गया है उसके अंदर से। अब फ्लो बड़ा अच्छा है, जितना मर्जी पानी उसमें से बहे, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आज हम यही कर रहे हैं, इतने सालों से जो रुके हुए कचरे पाइप के अंदर फंसे पड़े हैं, पानी का फ्लो रुका पड़ा है, उसमें सड़न की बदबू आने लगी है, आज वो सारा फ्लो हम साफ कर देंगे, ड्रेनेक्स डालकर ही रहेंगे। और फिर खूब अच्छे से उसमें हमें जीवन में पानी का बहाव अपना दिखाई देगा। और ये सब चीजें बहुत ऐसे क्लियरली फीलिंग में आती हैं कि हाँ, ये तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, आज ये की तो मन के ऊपर से सारा बोझ उतर गया हमारा। आइए आइए पुलिस कार द्वारा तेज गति से गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने का उदाहरण लेते हैं जिसमें आप पर जुर्माना हुआ। पहला, मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे मुझे अपने आप को चोट पहुंचाने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि वास्तव में वे ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरा, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि अगर ईमानदारी से सोचा जाए तो वह उस वक्त दूसरी चीजों के बारे में सोच रहा था और मेरा ध्यान सड़क पर नहीं था। तीसरा, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि ऐसे टायरों के साथ इतनी तेज गति का जोखिम लेना मूर्खतापूर्ण था, जिन्हें बदलने की जरूरत थी। चौथा, मैं चेतावनी की घंटी बजाने के लिए पुलिस का कृतज्ञ हूँ। जुर्माना होने से मुझ पर असर पड़ा और इससे मैं भविष्य में अधिक सचेत रहूंगा तथा ज्यादा सावधानी से गाड़ी चलाऊंगा। पांचवा, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि ना जाने कैसे मेरे मन में ये अजीब विचार था कि मैं पकड़ में आ बिना और खुद को जोखिम में डाले बगैर तेज गति चला सकता हूँ। पुलिस की गंभीरता से मुझे ये बात समझ में आ गई कि मैं स्वयं और दूसरों को गंभीर खतरे में डाल रहा था। छठा, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि यदि मैं तेज गति से वाहन चलाने वाले दूसरे लोगों से अपने परिवार के सदस्यों के लिए उत्पन्न हो रहे जोखिम के बारे में सोचता हूँ, तो मैं निश्चित रूप से चाहता हूँ कि पुलिस तेज गति से गाड़ी चलाने वालों को रोके। सातवां, मैं पुलिस वालों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ कि वे ये काम करते हैं ताकि सड़क पर हर व्यक्ति और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। आठवां, मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ। वह हर दिन दिल तोड़ने वाली स्थितियां देखते होंगे और वह तो बस मेरे तथा मेरे परिवार के जीवन की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। नौवां, मैं ये सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ कि मैं सुरक्षित घर पहुंच जाऊं और हर बार की तरह अपने घर का दरवाजा खोलते ही अपने परिवार से वैसे ही मिलूं जैसे हमेशा मिलता हूँ। 10वां, मैं पुलिस के प्रति उन सभी संभावित परिणामों के कारण कृतज्ञ हूँ जो मुझे तेज गति से गाड़ी चलाने से रोक सकते थे। पुलिस द्वारा पकड़े जाना सबसे कम हानिकारक परिणाम था और ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान हो सकता है। सिर्फ और मैं सिर्फ जो ट्रैफिक पुलिस हैं, उनको लेकर इन्होंने कितना बड़ा एग्जाम्पल दिया है कि समझो कि एक
हाईवे बना हुआ है, दूर दूर तक कहीं कोई कैमरास नहीं लगे हैं, कोई पुलिस वाला नहीं है, कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं खड़ी, कोई चालान नहीं काट रहा है, तो हम क्या करेंगे? स्पीड से गाड़ी चलेगी, हवा में दौड़ रही है, उछलती हुई जा रही है, कोई होश नहीं है, क्योंकि जोश इतना है गाड़ी चलाने का। अब आगे जाके कहाँ कैसी टक्कर लगेगी, क्या होगा, जान निकल जाएगी, साथ में कौन बैठा हुआ है। तो ये एक पूरा इन्होंने एग्जाम्पल बताया कि हाँ, जो साइड में खड़े हुए हैं, जो हमारे ये पुलिस वाले खड़े हुए हैं, जो हमारी स्पीड कंट्रोल रखते हैं, कि जो अ, ध्यान रखते हैं कौन गाड़ी ठीक चला रहा है कि नहीं चला रहा है, कि यहाँ पर कितनी स्पीड लिमिट है, कि भाई 40 की लिमिट है, तो उन्होंने क्यों लिखी है वहां पर कि यहाँ पर गाड़ी जो है वो 40 की ही स्पीड में चलनी चाहिए? क्योंकि उन्हें पता है यहाँ पर ये हाईवे है, तो ट्रक्स भी जाएंगे, माल लोड होया हुआ है, बड़े बड़े लोडिंग करे हुए ट्रक्स वहां से जा रहे हैं। तो ये नियम बनाना बहुत जरूरी है। अब अब ये मैं शायद एक बार पहले भी ये वाला एग्जाम्पल दिया होगा किसी चैप्टर के अंदर, कि मुझे ध्यान आता है हम कोई जान पहचान में थे हमारे, कहीं शादी में गए हुए थे, तो आते हुए दिल्ली बॉर्डर के पास जैसे पहुंचने ही वाले होंगे, उनकी गाड़ी गाड़ी में जैसे हस्बैंड वाइफ है, एक बच्चा बैठा है और एक ड्राइवर बैठा है, 4 जने गाड़ी में बैठे हैं। अब सुबह आते हुए क्या होता है कि गाड़ी की जो स्पीड लिमिट थी वो थोड़ी सी ज्यादा थी, और क्योंकि शादी में से आ रहे थे, तो रात को क्या हुआ कि गाड़ी ड्राइवर की नींद थोड़ी सी कुछ अधूरी होगी, और गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी ज्यादा थी, तो क्या हुआ कि सुबह जब वो गाड़ी से अपने घर वापस आ रहे हैं, तो गाड़ी की टक्कर लगी लॉरी के अंदर। उसकी टक्कर लगी क्योंकि थोड़ी सी स्पीड ज्यादा थी, और वो ड्राइवर को कहीं ना कहीं हल्की सी नींद का झोंका एक आ गया, और गाड़ी क्या हुई, सीधी जाके लॉरी के अंदर उसकी टक्कर हुई। और वो जो लॉरी थी उसके अंदर लोहे का इतना सारा सामान भरा हुआ था कि जैसे ही टक्कर लगी, सिर्फ और सिर्फ उसका नीचे वाला पार्ट बचा है गाड़ी का। ऊपर जो वो विंडो वाला जो पार्ट होता है, वो पूरा का पूरा फ्लैट हो गया। अब वो जो 3 जो बड़े लोग बैठे हुए हैं गाड़ी में, बिल्कुल उसी सेकंड कि भाई बिल्कुल होता है ना कि किसी ने ऊपर से पूरा साफ ही कर दिया है, इस तरह का भयंकर एक्सीडेंट ये था। सिर्फ उस गाड़ी में एक वो बच्चा बच पाया, जो कि अपनी माँ की गोदी में लेटा हुआ था। सुबह सुबह वो सोया हुआ था गाड़ी चलने के टाइम। और वो जो तीनों लोग थे, जब उन्हें निकाला गया तो उनका धड़ अलग था शरीर से। इतना बुरा वो एक्सीडेंट था कि भाई जिस टाइम सुनाई थी ना ये उनकी जो घटना, ऐसे रोंगटे खड़े हो गए थे सुन के कि ये क्या हुआ। क्योंकि काफी मिलना जुलना भी जैसे उनसे हो जाता था, जान पहचान में ही थे वो। ये अब देखिए स्पीड लिमिट बनी हुई थी, इसीलिए बोलते हैं कि भाई जब भी गाड़ी चले वो बहुत ध्यान से चलानी, क्योंकि खड़े हुए हैं लोग आपकी ध्यान रखने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए खड़े हैं। और हम क्या करते हैं, सारा दिन कोसते रहते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है ये इसी तरह का है कि कोसना नहीं है, उन्हें धन्यवाद दो कि हाँ, उन्होंने रोका, तभी आप आगे जाके सही सलामत घर पहुंच पाए हो। अब आजकल जैसे पुलिस वाले खड़े होते हैं कि भाई गाड़ी में हम लोग जा रहे हैं तो आपको मास्क लगा के रखना जरूरी है, तो हम क्या करते हैं, इनका तो यही काम है कि बस देख लिया गाड़ी में कौन मास्क लगा कर बैठा है, कौन बैठता है। बट कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना, हर तरफ दुनिया इतनी मतलब कि मरे जा रही है वायरस की वजह से, कोरोना की वजह से। तो ये रूल रेगुलेशन बनाने बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत देख लिया गवर्नमेंट ने कि लोगों को खुद से अकल नहीं आने वाली, कोई ध्यान नहीं रख रहा अपना। तो गवर्नमेंट को आगे आना ही पड़ेगा ना कि भाई गाड़ी में भी बैठो तब भी मास्क लगाओ। वो हर समय आपके ऊपर नजर इसीलिए रख रहे हैं कि भाई कुछ तो मदद करो, कुछ तो इस वायरस को भगाने में, इसको मारने में कुछ तो मदद करो। तो इसलिए वो हर जगह खड़े हुए हैं कि भाई मास्क आपको लगाकर रहना ही रहना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई कहीं एक पर्टिकुलर जगह आपको मालूम है कि कहाँ पर वायरस कैच करेगा, कहीं से कुछ भी आपको अटैक कर सकता है। तो इसलिए ये रूल रेगुलेशन बने हुए हैं कि पता नहीं कब कौन सा वायरस हवा में कोरोना का घूम रहा है और हमें कैच कर जाए। तो उनका धन्यवाद होना चाहिए कि वो हमारी ध्यान रखते हैं, हमारी सहायता करते हैं, इसलिए हम ठीक ठाक अपने घरों में बैठ पाते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई हमारी जो जिंदगी है ना वो सिर्फ हमारी अकेले की है, हमारे साथ हमारे परिवार के लोग जुड़े होते हैं, हमारे यार दोस्त होते हैं, हमारे ऑफिस के काम करने वाले जुड़े होते हैं। तो एक इंसान के होने से उसके साथ कई लोग और जुड़े होते हैं। हम एक सुरक्षित रहते हैं तो हमारा परिवार सुरक्षित रहता है। कोई एक अर्निंग मेंबर है,
फैमिली में अकेला है, साथ में पीछे 4 लोग हैं, बीवी हैं, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, तो वो एक अकेला अर्निंग मेंबर अगर गाड़ी में जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भला-बुरा हो गया, तो जो पीछे परिवार रह जाता है, उसका क्या होगा? तो ये सब नियम कानून जो होते हैं, ये सब सरकार को मतलब थैंक्स गिविंग करनी चाहिए कि भई आप लोग हमारे साथ खड़े हो, तभी हमारे जीवन में सुरक्षा है, तभी हम सुरक्षित घर पहुँच पाते हैं। मैं आपसे प्रबल आग्रह करती हूँ कि आपने अपने जीवन में जो भी गलतियाँ की हैं, जिनके बारे में आप अब भी बुरा महसूस करते हैं, उन्हें याद करें और समय लगाकर इस बेहतरीन तथा जादुई अभ्यास को पूरा करें। इस बारे में सोचें, एक गलती में कई वरदान देने की शक्ति है। इस तरह के लाभ भला किस दूसरी चीज से मिल सकते हैं? जादुई अभ्यास क्रमांक 26। दी, आपने बोलना था। नहीं, आप शुरू करो, बाद में लेंगे। जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें। पहला, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, किसी एक गलती को चुनें जो आपने अपने जीवन में की है। तीसरा, उस गलती के फलस्वरूप कुल 10 वरदान खोजें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं, उन्हें लिख लें। चौथा, वरदान खोजने में अपनी मदद करने के लिए आप खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं, मैंने गलती से क्या सीखा और वह कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। पांचवा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू सो मच दीप्ति। थैंक यू दी। तो अब ये जो पूरा चैप्टर है कि भाई आज सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि हाँ, क्या गलतियां हुई और उनसे हमें क्या सीख मिली। कि भाई एक डिफिकल्ट चैप्टर अगर हमारी बुक में आता है, जो हमारी कोर्स की बुक्स होती थी स्कूल टाइम में, तो क्या होता था, चैप्टर्स जो है वो धीरे 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 ज्यादा और डिफिकल्ट होते जाते थे। जो मैथ्स की प्रैक्टिस होती थी वो और ज्यादा डिफिकल्ट होती जाती थी। तो जितनी ज्यादा मुश्किलों से हम गुजरे हैं, उतना ही ज्यादा हम पढ़ाई में और एक्सीलेंस कर पाए हैं, कि उतने ही ज्यादा नंबर अच्छे कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि इजी तो कोई भी पढ़ ले, लेकिन गलतियां कहाँ होती हैं? जहां पर कुछ डिफिकल्ट सिचुएशंस आती हैं। तो जो भी ये डिफिकल्ट सिचुएशंस हमारी लाइफ में आई हैं, या जहां पर कहीं हमसे कुछ गलतियां हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं वही हमारी जो एक सिचुएशन थी, वो हमारी लाइफ की एक सीढ़ी थी कि हाँ, वहां से हम ऊपर चढ़े और आगे बढ़ने के लिए हम तैयार हो पाए। तो अपनी गलतियों के लिए हमें सीख उसमें से निकालनी है कि कहाँ पर क्या अच्छा हमारे साथ उसमें से हुआ था। और यही पूरी इसके अंदर प्रैक्टिस बता रहे हैं, एग्जाम्पल्स दे दिए कि आज आपने क्या करना है, पास्ट में जाना है और किस तरह से अपनी प्रैक्टिस को आज हमें करना है। तो ये क्या होता है कि जीवन में से, भी पहले भी बात कर ही चुके हैं, कि बोझ निकालने जैसा है। बोझ उतर गया जीवन से, अब हम इतना हल्का फुल्का महसूस कर रहे हैं और आगे बढ़ने में अब हमारी जो लाइफ है या जो हमारे साथ है, हमारे जो थॉट्स हैं एक्चुअली, वो भी हमें हेल्प करते हैं कि नाउ एवरीथिंग इज कंफर्टेबल, आई एम इन अ वेरी कंफर्टेबल मूड, आई एम इन अ जॉयफुल मूड। क्यों? क्योंकि पिछला बोझ उतर गया है, अब आगे बढ़ने के लिए लाइफ हमें सपोर्ट करती है। और ये जो थैंक्स गिविंग की जो एक पावर है ना, ये इतना अच्छे तरीके से काम करती है कि भाई हर चीज में धन्यवाद करते हुए चलें, तो लाइफ खुद आगे से, कि भाई आप समझो कि भाई थैंक्स गिविंग है, ग्रेटिट्यूड है, वो समझो हमारे दोस्त हैं। कि अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, तो हमारे जो भाई बंधु हैं, दोस्त हैं, वो हमेशा हमारे सपोर्ट करते हैं कि हाँ चलो हम तुम्हारे साथ हैं। यही काम हमारी ये फीलिंग्स करती है कि जब हम ग्रेटिट्यूड में रहते हैं, हम गुड फीलिंग में रहते हैं, तो समझो हमने अपने आसपास अच्छे दोस्तों का एक घेरा बना लिया है, जो कि हमें कहता है कि चलो आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। तो इन सब फीलिंग्स को, अपने धन्यवाद को, कृतज्ञता देने की जो आदत है ना, आप इनको सोच लो कि ये हमारे दोस्त हैं, बहुत ही बेहतर दोस्त हैं, जो कि हर हालत में, हर सिचुएशन में हमारे साथ रहेंगे। हम जितना आगे बढ़ते जाएंगे, ये हमारा साथ देंगे। तो हमारे दोस्तों का घेरा हमने बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया है,
और अब आगे बढ़ने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जितना चाहें उतना आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमें पता है हमें मोरल सपोर्ट देने वाले खूब अच्छे अच्छे साथी हमारे पास हैं। चलिए, खूब बहुत ही सुंदर ये आज का जो चैप्टर है, बहुत ही प्यारा है। आप लोगों को कुछ कहना है, कुछ पूछना है तो आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। और कल जो आचार्य भानु शर्मा जी आए थे, उन्होंने जैसे क्या बताया कि आप अपने ना गोल सेट करो और उन्हें लिखना शुरू करो। तो मैंने उनको यही बताया कि वो सब हमारी प्रैक्टिस में है कि भाई हमने अपना विजन बोर्ड बनाया हुआ है, हमने अपनी ड्रीम लिस्ट बनाई हुई है। तो उसको कहते हैं कि जितना ज्यादा, वो भी यही सेम चीज कहते हैं कि जितना ज्यादा हम लिखेंगे उतना ही ज्यादा हम गोल्स के लिए मैनिफेस्ट कर पाएंगे, उतना ही चीजें हमारी तरफ स्पीड से आना शुरू होंगी। और अपने गोल सेट करें, उन्हें लिखना शुरू करें। जितना ज्यादा लिखेंगे और जितना ज्यादा उनको हम विजुअलाइज कर पाएंगे, उतना ही ज्यादा स्ट्रांगली वो चीजें हमारे पास आती हैं। और जो कल की जो दोनों एक्सरसाइज थी, वो अगर हम करते रहे लगातार 21 दिन तक, तो हमारा जो मैनिफेस्टेशन की जो पावर है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। चलिए, मेरी तरफ से मेरा आज का ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हुआ। आपकी कुछ शेयरिंग है तो आप लोग आ सकते हैं। और ब्रेकआउट रूम हम लोग एक्चुअली में ब्रेकआउट रूम हम लोग कल बनाएंगे आई थिंक। आप लोग बताइए ब्रेकआउट रूम क्रिएट किया जाए या फिर कल करें, जैसे भी आप लोग कहें। समवन अनम्यूट योरसेल्फ एंड से nobody wants to go in one हेलो, breakout हाँ room. मीनू, आई एम हियर। Yes. आई वांट टू शेयर समथिंग। जो आज का चैप्टर है उससे रिलेटेड। क्या हुआ था, बिकॉज माय हस्बैंड वाज इन बॉम्बे और ही वाज देयर सीआर, ही वाज देयर चीफ मैनेजर, है ना। तो उनको इस चंडीगढ़ आना था, चंडीगढ़ आरएम, एज ए आरएम। तो उस टाइम वहां पे सीएमडी ने बोला नहीं मिस्टर जैन, अभी मतलब आप नहीं जा सकते। ही गॉट इरिटेटेड और वो, बट मेरे को पता नहीं कहीं से विश्वास था। मैंने कहा नहीं नहीं, जो भी हुआ है ना, मैंने कहा वो बहुत अच्छा हुआ है, डोंट वरी डोंट वरी। तो आफ्टर 3 मंथ्स जो यहाँ पे सीआरएम थे वो रिटायर हो गए और मिस्टर जैन को यहाँ पे एज अ सीआरएम भेज दिया। तो जैन साहब उस टाइम जो फ्रस्ट्रेट हुए, ही डिडंट गो ऑफिस इवन फॉर 2 days। कहते नहीं नहीं, मेरे को जाना था, यहाँ पर बॉम्बे में कोई अपना नहीं है, कुछ हो जाता है और है, वी हैव टू गो टू आवर रिलेटिव्स। बट आई हैव फेथ इन माय प्रेयर्स कि नहीं बबू होगा, हम जाएंगे। तो फिर जब यहाँ पर आए, कहते देखो जब इन्होंने किया नहीं, मैंने कहा यू शुड बी हैप्पी बिकॉज यू आर हेयर एज अ मतलब होल इन चार्ज ऑफ पर्सन एंड 1000 persons आर रिपोर्टिंग यू डायरेक्टली, है ना। और जब आते तो आपको खुद रिपोर्ट करना पड़ता किसी के ऊपर। तो इसलिए वी शुड बी हैप्पी वट एवर वी गो। तो देर आर सो मेनी मिस्टेक्स वी डिड और देर आर सो मेनी लर्निंग्स वी लर्न फ्रॉम लेसन। हाँ, बट आज उनको एक ब्लेसिंग के रूप में लिखने का, दिस इज द गोल्डन चांस फॉर मी टू राइट डाउन ऑल दीज थिंग्स। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि भी मतलब आई एम रीडिंग दिस और आई एम शेयरिंग ऑल दिस थिंग विद यू। नहीं, ये ऐसे ही होता है कि हमें पता ही नहीं होता है कि हमारी लाइफ में कितनी अच्छी, मतलब कि जो पल हमें मिले हुए हैं। हमें लगता तो है, हम फ्रस्ट्रेटेड तो हो जाते हैं कि हाँ वो जो हुआ था ना वो बहुत बेकार हुआ था, लेकिन वहां से कितने अच्छे। और क्योंकि हम अगर प्रेजेंट में कुछ होता है हम उसको यही लेते हैं कि हाँ जो भी परमात्मा ने किया वो अच्छा किया है, चलो कुछ ना कुछ इसका अच्छा ही रिजल्ट होगा। तो जब ये फीलिंग हमारी आती है ना, तो समझो कुछ और अच्छा हमें मिलने वाला है। लेकिन अगर हम वहीं पर ही नेगेटिव वगैरह बोलना शुरू हो जाए कि हमारे साथ तो कुछ अच्छा ही नहीं होता, हमारा तो समय ही बेकार है, हमारा तो वो जो बॉस है वो ही बहुत ही खड़ूस है, जब वो करने लगते हैं तो वो समझो कि डाउन साइड हमें लेकर जाने लगता है। लेकिन जब भी थैंक्स गिविंग की फीलिंग आई कि चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ, जैसे ही ये ध्यान में आया ना, तो समझो कि आगे कुछ बहुत अच्छा है जो हमें मिलने वाला है। तो जो लोग हमेशा ये मानकर चलते हैं कि भाई जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, मैं जिनके मुंह से ये बातें सुनती हूँ ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि भाई बहुत ही पॉजिटिव है ये इंसान। तो क्योंकि उन्हें लाइफ में आगे हमेशा ही कुछ ना कुछ और अच्छे से अच्छा मिलता जाता है, और ये और बहुत अच्छी हाँ, हैबिट है।
और मीनू उसके बाद क्या हुआ कि मतलब वी वर हेयर, तो अभी घर भी क्योंकि जैसे इतना बड़ा डेजिग्नेशन है और है, तो आई गॉट हाउस इन सेक्टर 18, टैगोर थिएटर है यहाँ पर, टैगोर ऑडिटोरियम, उसकी बैक पे हमें 2 कैनाल का हाउस मिला, फुल टाइम मेड मिल गया, एवरीथिंग वाज, क्योंकि बिकॉज आई वाज रेडी टू एक्सेप्ट इट, और आई हैव ड्रीम्ड समवेयर इन माय पास्ट, जब हम जाते थे सीआरएम हाउस में, तो मुझे होता था कि आई हैव टू बी देयर, और आई रियली लिव्ड इन दैट हाउस लाइक अ मतलब क्वीन। मुझे बहुत अच्छा लगा, आई गॉट सो मच अबंडेंस इन माई लाइफ। तो अब मुझे मुझे रियलाइज तो उस टाइम भी था, आई रॉट इट ऑल्सो, बट नाउ आई कैन फील दैट मैजिकल पावर्स इन मी। और yesterday also it was blessing for me to again मतलब rejuvenate myself. Thank you मीनू, thank you very much. तो ये चीजें होती हैं, देखो कि भाई अब तो हमें पता चल गया है ना कि हाँ कैसे जो हमारी वो थैंक्स गिविंग की पावर है वो काम कर रही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। भाई आप कहीं जाते थे, वो घर आपको, वो सेटअप, वो पोस्ट जो है आपको पसंद आती थी, आप उसको सोचकर और खुश महसूस करते थे कि भाई आपको खुशी होती थी, तो आपने क्या किया, उन सब अच्छी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, और वो धीरे धीरे इतनी उनकी अट्रैक्शन पावर थी कि वो धीरे धीरे लाइफ में हमारी तरफ आना शुरू हो गई। और ये चीज हर जगह, ये जो नियम है ये हर जगह काम करता है कि आप किसको देखकर खुश होते हैं, किस अच्छे घर को देखकर आप खुश होते हो, किस नई गाड़ी को देखकर आप खुश होते हो, या किस नए प्यार करने वाले कपल को देखकर आपके अंदर भी वाइब्रेशंस आती हैं। जिसको भी देखकर खुशी जाहिर की, समझो वो चीज हमारे पास आना शुरू हो गई है, उसकी क्रिएशन हमारी लाइफ में शुरू हो गई है। और ये नियम काम करता ही करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन 100% काम करती है, सिर्फ और सिर्फ भरोसा करने की बात है। चलिए, थैंक यू सो मच नीलम दी फॉर अ ब्यूटीफुल शेयरिंग। ये सब लाइफ के एक्सपीरियंस होते हैं जो शेयर करने से हमें झांकने का मौका मिलता है कि हाँ हम भी झांक कर देखें कि कहाँ क्या मिला हुआ है हमें। मीनू एक लाइंस है भाई, वो मैं गुरु कल उनके लिए, भानु शर्मा जी के लिए और तुम्हारे लिए, दोनों के लिए। अरे गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। थैंक यू मीनू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, गॉड थैंक यू ब्लेस सो यू। मच दी, आपकी आवाज इतनी सुंदर लगती है ना गाने में, बिल्कुल आप माहौल बदल देते हैं सारा। थैंक यू। थैंक यू सो मच। चलिए, अब हम लोग कल अपना आज की प्रैक्टिस खूब अच्छे से पूरी मन लगा के करेंगे, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। फिर कल से हम अपना एक और कल दूसरा चैप्टर लेके फिर मॉर्निंग में मिलते हैं। ब्रेकआउट रूम हम लोग कल बनाएंगे, क्योंकि अभी मुझे लगता है 4-5 दिन हो गए आपस में डिस्कशन किए हुए और किसी की शेयरिंग नहीं आ रही है ना। ब्रेकआउट रूम्स हम यहाँ पर बना रहे हैं और आप सबने अपनी जो है ना वो टेक अवेज हैं वो भी डालना छोड़ दिए हैं। तो क्योंकि ग्रुप में एक लाइवलीनेस बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, सो दैट ऑल वी कैन फील कनेक्टेड। तो कुछ ना कुछ अपनी शेयरिंग है, एक्सपीरियंस है, इतनी अच्छी हम लोग रीडिंग करते हैं, मतलब मुझे लगता है डेली कुछ ना कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस हमारी लाइफ में आ रहे होंगे। सो प्लीज़ कीप शेयरिंग इन द ग्रुप। अपने टेक अवेज जो हैं वो नहीं हमें ब्रेक करने हैं, वो एक चेन है गुड फीलिंग्स की जो हमने की शुरू की है ग्रुप में, तो उसको बनाए रखना है और अपना शुरू करें। इतना ज़्यादा आलस अच्छी बात नहीं है, काम करना शुरू, यही तो हम सीख रहे हैं ना कि जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें मिलेगा। तो अपनी शेयरिंग डालो ग्रुप में, कल फिर हम ब्रेकआउट रूम्स में मिलेंगे और फिर चर्चा करेंगे अपने चैप्टर्स के ऊपर। टिल देन एंजॉय, हैव अ ग्रेट डे। चलिए, कल मिलते हैं बहुत ही प्यारे चैप्टर के साथ। Thank you so much, Bhavi. Thanks a lot. थैंक यू। थैंक यू दी।